रेड हो गए, रेड, ठीक। बायोलॉजी। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। ये बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी को बताया गया है, कहा जाता है कि बायोलॉजी यानी जीवन से जुड़ी होती है, लेकिन कहा जाता है ये बायोलॉजी का मतलब होता है प्रश्नों का पिटारा। इस जो एक क्वेश्चन को प्रश्न हल करते हैं या जानते हैं तो दूसरे की जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो आइए हम बायोलॉजी के बारे में कुछ टॉपिक लिए हैं जो शुरुआत से है और शुरुआत से लेते हैं। कहा जाता है, पहले कहा जाता था कि बायोलॉजी को एक ही हिस्से होते हैं और बायोलॉजी को माना गया है कि बायोलॉजी के पिताजी यानी अरस्तु को कहा जाता था, अरस्तु। अब कहा गया तो अरस्तु बायोलॉजी के पिताजी कहा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है और वैज्ञानिक आए और उन्होंने बायोलॉजी को 2 हिस्सों में बांट दिया और कहा कि बायोलॉजी अब 2 हिस्से का होगा, एक का होगा जूलॉजी और दूसरा का होगा बायोलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है एनिमल्स, यह जानवरों के लिए दिया गया था। किसके लिए? जानवरों के लिए, जिसमें हम जानवरों को विभिन्न प्रकार से देखते हैं, जानते हैं और उनके बारे में हमें पढ़ने की जानकारी मिलती है उनके बारे में। और हम लोग भी क्या है, हम इंसान की जानवरों के कैटेगरी में आते हैं। अब ये अलग सी बात है कि किसी को जानवर कह देते हैं तो गुस्सा हो जाता है और किसी को शेर कह देते हैं तो खुश हो जाता है, लेकिन हम लोग भी क्या है, जेन्युइन जानवरों की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है पादप, यानी पादप थोड़ा उटपटांग भाषा है, लेकिन पादप यानी इसको कह सकते हैं वनस्पति, एक तरह से कह लेंगे तो वनस्पति में आ जाएगा, यानी प्लांट। क्या होती है? प्लांट। अब प्लांट में चर्चा करते हैं इसके कहा जाता है, तो इसके बारे में जानकारी जो दिया था उसे कहा गया थियोफ्रस्टस। ये वैज्ञानिक थे। अब जेन्युइन कहा गया कि चाहे जो भी हो, लेकिन कंडीशन वो उत्पन्न जो होगा, जो भी यानी वनस्पति ले लें या चाहे जंतु ले लें, जो भी लेंगे ये सारे कैटेगरी किससे उत्पन्न होगा? तो ये सभी होंगे कोशिका से। अब कहा गया इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोशिका, सभी का उत्पत्ति क्या होता है? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाता है कोशिका, जहाँ से जीवन शुरू होती है। क्या जीवन शुरू होती है वह क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका के बारे में पढ़ना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में जानना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो ये साइटोलॉजी क्या है? अब कहते हैं कोशिका। तो कोशिका के बारे में बताया। तो कोशिका का सबसे पहले को जो खोज किया था वह खोजकर्ता का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मरी हुई कोशिका का खोज कर दिया। मरी हुई कोशिका का खोज कर दिया। कौन? रॉबर्ट हुक ने। अब कहा गया जीवित कोशिका का खोज। तो इसमें हुआ था, जीवित कोशिका का खोज करने वाला कौन आया था? एंटोन लीवेनहॉक। तो इसको कहेंगे एन हॉक से याद रखेंगे। छोटी चीज़ को हमको हुक से पकड़ते हैं तो इससे नाम याद रखेंगे, हुक हो गया। बड़ी चीज़ है तो ये क्या कहेंगे? हॉक। तो एगो हुक है, दूसरा हॉक है। मरा हुआ को हुक से और जिंदा है तो हॉक। ठीक है। अब कह लेंगे तो ये जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोन लीवेनहॉक। अब इसके बारे में सिद्धांत, तो सिद्धांत जो दिया था उसे कहा गया स्लाइडन स्वान। यह स्लाइडन स्वान ने क्या किया था? कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया और बताया कि कोशिका वृद्धि करता है, एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन करता है और यह क्या होता है? इसकी क्रमबद्ध ग्रोथ होता है और इसकी जीवन अवधि जो होता है वह 20 मिनट की होती है। तो हम ऑल ओवर इंसान का भी कोशिका को पढ़ रहे हैं। तो इंसान की जो कोशिका होती है उसकी जीवन अवधि 20 मिनट की होती है। अब कहा जाता है कि ऑल ओवर इंसान में कहा जाता है सबसे छोटी कोशिका, ऑल ओवर एनिमल्स में जितने भी है उसमें सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसे माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा यह काफ़ी छोटा होता है। और इसके बाद कहा जाता है ऑल ओवर इंसान में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। लगभग 3 kg वजन के बराबर होता है। लगभग 3 kg वजन के बराबर होता है यह शुतुरमुर्ग का अंडा ऑल ओवर। अब कहते हैं मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होता है, यानी मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होता है उसे कहते हैं ओभ, और मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसे कहते हैं स्पर्म, और सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसे कहते हैं न्यूरॉन। यानी लंबी में न्यूरॉन है, बड़ी में ओवम है और छोटी में स्पर्म है। अभी स्पर्म जो पाया जाता है वह मेल में पाया जाता है। स्पर्म कहाँ? मेल में पाया जाता है। और चर्चा करते हैं कि बड़ी कोशिका जो होती है यह ओवम किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। बड़ी कोशिका कहाँ? फीमेल में पाया जाता है। अब कहेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन में लंबी तंत्रिका, इसे कहते हैं तंत्रिका, यह का ब्रेन। न्यूरॉन में ब्रेन। यहाँ क्या होता है? कोशिका बहुत कम विभाजन होती है। अब देख लेते हैं। तो इसके बाद ये है कोशिका। ये क्या है? कोशिका। मान के चले कि कोशिका तो होता है बहुत छोटा है, लेकिन हम इतना बड़ा लिए हैं। और कोशिका के बाहरी दीवार, कोशिका के बाहरी दीवार को कोशिका हम झिल्ली कहते हैं। ये बाहरी दीवार है तो इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका के अंदर में क्या क्या भरा होता है? जैसे ही खाली जगह सब देख रहे हैं, ये सब खाली जगह जो जहाँ है इसमें क्या भरा है? तो इसमें भरा हुआ है जीव द्रव। क्या कहेंगे? अंदर में जो भरा होता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ताकि दोनों कोशिका को एक कोशिका दूसरे कोशिका से न टकराए, इसके लिए क्या होता है? इसमें जीव भरा होता है। अब कहते हैं कोशिका के अंदर में जो मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? माइटोकैंडिया। कोशिका के अंदर में जो कुछ जीव है वह क्या कहलाता है? माइटोकैंडिया। माइटोकैंडिया का काम क्या होता है? देखिए, माइटोकैंडिया का काम है, ये इसने क्रेस नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया और उन्होंने अपने नाम पर क्या रख दिया? क्रेप्स।
यानी यह चलने का काम करता है। क्या करने का? चलने का काम। तो क्रेब्स साइकिल, इसका नाम क्या रख दिया? क्रेब्स साइकिल, जो क्या बनाता है? 38 एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी का निर्माण करता है और क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर का ऊर्जा अगर गिर जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसके सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन खपत करेगा? पैर। अगर कोई व्यक्ति, महिला हाथ से रोटी बना रही है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन खपत करेगा? हाथ। अगर हम बोलने का काम कर रहे हैं तो क्या सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ खपत हो रही है? जुबान से। तो इस क्रम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा जहाँ खपत होती है वहाँ और जगह की ऊर्जा क्या करता है? वहाँ भरपाई करने के लिए आ जाती है। तो कहा जाता है यानी ऊर्जा प्रदान करता है और 1 ग्राम ग्लूकोज बनाता है। यह 1 ग्राम ग्लूकोज लगभग 4.2 kg के बराबर होता है। अब कहते हैं अगला टॉपिक जो आता है वह होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है? ये वैक्यूल्स को हम हिंदी में कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं? रसधानी। और इसमें क्या भरा होता है? इसमें पूरे में पानी से भरा होता है और हमारे कोशिका को कहीं कि पानी की जरूरत होता है तो यह वैक्यूल्स रखता है और इसमें 90% लगभग पानी मौजूद होती है। अगला आ जाते हैं गैल्जी बॉडी। गैल्जी बॉडी, जिससे गैल्जी बॉडी, अब कहा था गैल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था। कैमिलो गॉल्जी ने किया था और यह 1853 में इसकी खोज हुई थी। कैमिलो गॉल्जी ने 1853 में क्या किया था? इसका खोज किया था। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि यह एक परिवहन तंत्र है और यह चलने का काम करता है, सूचना प्रसारण करने का काम करता है। आई के बाद आ जाते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या होती है? देखो, सेंट्रोसोम का मतलब होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का तो क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। अब यह कोशिका का विभाजन जो होगा कहीं पर ज़्यादा होगा और कहीं पर कम होगा। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन जो करता है उसे कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और सबसे कम कोशिका जो विभाजन करते हैं उसे कहते हैं ब्रेन। ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है और लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। अतः हम तेलपक सामान जब खाते हैं तो हमारे पेट का लीवर बहुत ज़्यादा क्या करने लगता है? दर्द करने लगता है, यानी उसको उछल कूद करने में बहुत मज़ा, आनंद आता है। अतः क्या आजकल समय में बताया जाता है कि चाउमीन, पिज्जा खाने से हमारे शरीर का पेट क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। अतः इसको सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है तेलपक कम खाइए। अगर तेलपक ज़्यादा खाते हैं तो उसको सबसे पहले कौन सा रोग होता है? ब्लड कैंसर जैसा रोग होता है जिसमें गंजापन हो जाता है, यानी कम उम्र में ही क्या होता है? बाल झड़ने लगता है। तेलपक अधिक खाने से क्या होता है?